आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूजीसी नेट एग्जाम टालने को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बड़ी साजिश बता भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। रविशंकर प्रसाद बोले, टूल किट वालों को हिंदुस्तान से मतलब नहीं। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले पर बोली ममता बनर्जी, कहा केस सीबीआई को सौंप देंगे। आरएलडी भाजपा की बड़ी बैठक, कई विधायक मौजूद। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट पर रिजल्ट की मांग। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद बड़ा तनाव। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी नेट एग्जाम के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी थी। इस संबंध में दायर की गई याचिका पर शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन दोबारा से 21 अगस्त को हो रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 9 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें अनिश्चितता में नहीं डाला जा सकता। कुछ छात्रों का कहना था कि जून में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उसकी सीबीआई जांच जारी है। ऐसे में जब तक सीबीआई जांच चल रही है तब तक छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाए। यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को आयोजित हुई थी, लेकिन अगले ही दिन इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि सरकार को इस परीक्षा में गड़बड़ी होने की जानकारी मिली थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर गौर किया है कि एग्जाम कैंसिल कर दोबारा से करवाने के फैसले को 2 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में याचिका पर विचार करने से सिर्फ छात्रों के बीच अनिश्चितता बढ़ेगी और इसकी वजह से अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसे अंतिम रूप में रहने दीजिए, हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं। 21 अगस्त को परीक्षा होने दीजिए, छात्रों के लिए निश्चितता बनी रहे। पीठ ने कहा है कि परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं और केवल 47 याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है, जिससे कि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। प्रसाद ने भारतीय निवेशकों को सलाम करते हुए कहा कि उन्होंने इस साजिश को विफल कर दिया। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। In their pathological hatred against Narendra Modi ji, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक और बिंदुवार मुद्दों पर सेबी
पीएम और निर्मला सीतारमण कब जवाब देंगे? हम उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। क्या उसने अगोरा पर प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि सेबी चेयरपर्सन बनने के बाद भी उन्होंने अपनी ईमेल आईडी से पैसों के लिए मेल भेजा था? सेबी अध्यक्ष बनने से पहले क्या उन्होंने ऑफशोर कंपनियों में अपने निवेश का खुलासा किया था? भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी, क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का, और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के मामले में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ने 3 जूनियर डॉक्टरों और एक हाउस स्टाफ को तलब किया है। घटना की रात वे ड्यूटी पर थे। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिस दिन मुझे कोलकाता पुलिस कमिश्नर से घटना के बारे में पता चला, मैंने उनसे कहा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है और तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए। तो बड़ा बताया गया है कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है, कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है, तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर हमारा नया सांसद होगा। पवार ने ये बात महाराष्ट्र के धुले जिले में जनसम्मान यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कही। अजीत पवार ने कहा कि हम अल्पसंख्यक समाज से जुड़े विषय को लेकर केंद्र में जाएंगे। साथ ही अजीत पवार ने ये भी कहा कि हम वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कोई भी अड़चन नहीं आने देंगे। उसमें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी राज्यसभा और लोकसभा के पकड़ के 3 एमपीज है। जल्द ही 15 दिन में और एक एमपी हमारा बढ़ने वाला है, यानी 4 एमपीज हो जाएंगे। हम सब मिलके बात करेंगे और कहीं भी हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। आप अफवाहों को ऊपर बिल्कुल विश्वास मत रखना। बीच में भी ये मार्टी के बारे में पेपर में ऐसी न्यूज आई थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो रुकवाया है। आपको पता नहीं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का वहां चीफ हूं, मैंने खुद उसमें इंटरेस्ट लिया। उसमें मेरे साथी अब्दुल सत्तार जी ने भी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैंने उसमें इंटरेस्ट लेके वो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और वो मार्टी को मंजूरी दे दी है। हम सभी लोगों के साथ है। अपने महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे बांधव रहते हैं, हमारे बहना रहते हैं, सबके साथ हम है। किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। ये आप बिल्कुल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को एक बड़ा झटका लगा है। सतारा में दिग्गज नेता माणिकराव सोलनकर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 14.5 करोड़ लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महाविकास अघाड़ी विभिन्न समुदायों के बीच विवाद भड़काने की कोशिश कर रही है। ये तो सारे 14 करोड़ जनता को मालूम है कि केवल आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में समाजों में विवाद खड़ा करने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है, मेरा आरोप है। और जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, कभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता था। विपक्ष ने कहीं भी ये गंदी राजनीति नहीं की। जब कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनती है,
चाहे देश में हो चाहे महाराष्ट्र में, इनका जो दिमाग है ये समाज को बिगड़ाने का तैयार हो जाता है। जब जब सरकार इनके खिलाफ बन जाती है, सरकार के बगैर रह नहीं सकते। कांग्रेस और ये लोग सरकार के बगैर रह नहीं सकते। सरकार को डैमेज करना, जनता के बीच में संभ्रम तैयार करना, यही काम ये करते हैं। मुझे पूरा, मैं आपको आगे के साथ कहता हूं, विधानसभा की राजनीति देखते हुए समाज और समाजों में ये झगड़ा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सारे लीडर कर रहे हैं। महायुति में अच्छी बातचीत चल रही है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित कर रखी हैं। हालांकि अस्पतालों की इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के रेजिडेंस डॉक्टरों में रोष देखने को मिल रहा है। इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे लोकनायक अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार से हम वो सब बच्चों से मिले, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से। उन्होंने हमारे इस कॉज के लिए सपोर्ट दिखाया। जैसा मैं कह रहा था कि कोई भी डॉक्टर नहीं है इस समय इस देश में जो इस चीज़ के साथ सपोर्ट ना दिखा रहा हो। उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारे साथ हैं और उन्होंने हमसे दरख्वास्त करी कि हम मरीजों के जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जो क्रिटिकली सिक पेशेंट्स हैं उसमें बाधा ना आने दें, जिसके लिए हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हम नहीं आने देंगे। मरीज जो वाकई में जिनको इस समय बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, जान पे बन सकती है, उनके साथ हम खड़े हैं। हम इमरजेंसी में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने हमसे कहा कि उनकी अभी एक मीटिंग है सारे दिल्ली के अस्पतालों की, दिल्ली के सचिवालय में। वो लोग उसमें हमारी बात को आगे रखेंगे और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू वेस्ट बंगाल की स्टेट में इस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे कि दिल्ली के अस्पतालों में जो इस समय मरीजों को पीड़ा हो रही है, दिल्ली की जनता को पीड़ा हो रही है, उस चीज़ को वहाँ की जनता की वजह से एक तरीके से वहाँ पे अगर एड्रेस करा जाए तो यहाँ पे भी आराम पड़ जाएगा। देखिए, हमने फिलहाल अभी अपने नोटिस में सारी इलेक्टिव सर्विसेज से रेजिडेंट डॉक्टर्स को विड्रॉ किया है। अस्पताल में और भी तरीके के डॉक्टर्स होते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के अलावा, वो सारे के सारे अभी फंक्शनल हैं अभी तक। आज ही सारे अस्पताल दिल्ली के एम्स भी अब सब हम सारे स्ट्राइक में हैं। तो हमारी मरीजों से दरख्वास्त है कि अगर आपकी बीमारी ऐसी है जो हो सकता है कि उतनी गंभीर ना हो या आप अभी ओपीडी में आ रहे थे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस अस्पताल में आप जा रहे हैं वहाँ पे ओपीडी की सेवाओं में कुछ बाधा ना आ रखी हो, क्योंकि दिल्ली के सारे अस्पताल इस समय ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं तो बाधा हर जगह है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, आपको इस समय दिखाना ज़रूरी है, तो इमरजेंसी सेवाएं सारे अस्पतालों की चल रही हैं। इमरजेंसी में कोई बाधा नहीं है, आप इमरजेंसी में आके दिखाइए, वहाँ पे डॉक्टर। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के 3 दिन के बाद एक बार फिर से कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकट के समय में भी बेहतर काम किया और एकता दिखाई। यही हमारी ताकत है कि आपके कार्यकर्ता विपरीत दौर में अच्छा काम करते हैं। नहीं, डिमोटिवेशन नहीं है। लोग जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था और संकल्प था कि हम इस संकट के समय में तो किसी में भी कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की ऐसी सरकार है जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम करती रही। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई भी संकट आता है हिल जाते हैं, कोई जनता के काम धाम सब किनारे हो जाते हैं, लेकिन जनता के काम संकट के इस समय में भी होते रहे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे क्रूशियल दौर से गुजरी, अब वो निकल रही है धीरे धीरे। मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस सबसे क्रूशियल दौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लीडर्स ने, देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने ज़बरदस्त एकजुटता दिखाई है और यही एकजुटता हमारी ताकत है। सर, सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया उम्मीद है? नहीं, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊँगा।
तो मैं आज सुबह CBI के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ED के ऑफिस गया, दोनों के IOs के सामने मैं मिलकर आया। समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र के आज सुबह जींस की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही आसपास के फायर स्टेशनों से 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। दमकल अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में सुबह 7 बजे आग लगी। आग लगने के बाद फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। आज सवेरे 7 बजे 3 मिनट की कॉल मिली थी फायर कंट्रोल रूम को, उसके हिसाब से यहाँ गाड़ियां भेजी गई। जब कंट्रोल नहीं हुआ तो कैटेगरी को बढ़ा दिया गया और भी गाड़ियां पर्याप्त मात्रा में भेजी गई है। ये जीन्स बनाने की फैक्ट्री है, बेसमेंट, ग्राउंड एंड 4 ऊपर के फ्लोर हैं। इसमें अभी कैजुअलिटी नहीं है, अभी हमें सूचना मिली नहीं है कैजुअलिटी की। लगभग काबू पा लिया गया है। अभी 3rd फ्लोर पे धुआं जाता है, वहां एंट्री हमने ले ली है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत आ गए, अभी ट्राई कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूजा खेड़कर पर संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा में धोखाधड़ी करने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी से केवल 21 अगस्त तक के लिए ही अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो 21 अगस्त 2024 तक पूजा को गिरफ्तार न करें। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। अब पूजा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 1 अगस्त को पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस को ये जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या किसी अन्य व्यक्ति ने भी बिना पात्रता के OBC और दिव्यांगजनों के लिए कोटे का लाभ उठाया है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया अब धार पकड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जहां सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सभी 10 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच यूपी के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आगामी उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के चलते जनता का भरोसा भाजपा पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ तैयार है। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा के इस उपचुनाव में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेंगे। समाज की सेवा, उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा को विकास से जोड़ना, ये हमारी सरकार का हमेशा लक्ष्य रहा है और निश्चित तौर पर ईमानदारी से अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष ने 2024 में एक झूठ और भ्रम फैलाया था और जो जनता को गुमराह किया, जनता के साथ धोखा किया, जनता इस उपचुनाव में विपक्ष को हरा के ये जवाब दे देगी कि जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। खासतौर पर विपक्ष ने हमेशा जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। देखिए, अगर मुसलमानों का कोई सच्चा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और योगी सरकार है। वक्फ अधिनियम संशोधन एक्ट जो 2024 जो है, ये निश्चित तौर पर वक्फ के ढांचे को मजबूती देगा, वक्फ के इरादे को मजबूती देगा। देखिए, वक्फ क्या है समझने की जरूरत है। वक्फ का नेचर क्या है? वक्फ की संपत्तियां गरीब, मुस्लिम, पिछड़े मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए जिससे आम गरीब मुसलमानों को सुविधा मिले और वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वहां का प्रॉपर ऑडिटिंग होना चाहिए। यूपी में उपचुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के दलों ने अपनी रणनीति को धार देने का काम शुरू कर दिया है। राज्य की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी की मीरापुर सीट भी शामिल है। इस सीट पर आरएलडी अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो यहां से आरएलडी का उम्मीदवार एनडीए की ओर से उतारा जाएगा। इससे पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं, जहां मीरापुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और आरएलडी की बैठकें हो रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में आरएलडी विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार भी मौजूद हैं। इसके अलावा आरएलडी के कई विधायक बैठक में मौजूद हैं। वहीं इस इलाके के बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं मीरापुर विधानसभा के बीजेपी और आरएलडी के सभी मंडलाध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद हैं। गठबंधन के दलों के बीच हो रही ये बैठक शुक्रताल के दंडी आश्रम के सभागार कक्ष में चल
चल रही है। बैठक के दौरान दोनों दल एक साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आरएलडी इस सीट पर बीते वक्त से अपनी तैयारियों को धार दे रही है। पार्टी का पूरा संगठन कई हफ्ते से यहां तैयारी पर नजर बनाए हुए है। इस सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना पूरी नजर आती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान को आरएलडी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज की, जबकि वो मीरापुर सीट से वर्तमान विधायक भी थे। इसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। ऐसे में आरएलडी का दावा यहाँ पहले से मजबूत था। बिहार की राजधानी पटना में आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। ये सभी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। शिक्षक अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की भी मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि डोमिसाइल नीति से फिर से लागू की जाए। कुछ कीजिए, लेकिन हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें रोका जा रहा है, लाठीचार्ज करके हम लोग को गिरा दिया गया है। ये बिल्कुल अन्याय है, गलत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाए, यही हमारी मांग है, यही हमारी मांग है। लेकिन हमें बीपीएससी ऑफिस से पहले मारा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है। छात्रों को हमें भी मारा जा रहा है। ये बिल्कुल अन्याय है। ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है। क्या लोकतंत्र में छात्र अपनी बात नहीं रख सकते शांतिपूर्वक? ये क्या चल रहा है? जिस छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज छात्र आंदोलन को क्यों कुचला जा रहा है? लाठीचार्ज किया गया, हमें लाठी से ऐसे घुसेट के मारा गया है और भी छात्रों को मारा। ये बिल्कुल गलत है। दिलीप कुमार छात्र नेता बिहार। बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कम से कम 9 लोग घायल बताए गए हैं। जहानाबाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। हम हर चीज पर नजर रख रहे हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है। क्या डीएम एसपी आए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या ये। तो प्रशासनिक क्या क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फिर फर्दर क्या डीएम एसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी हमारे पास 7। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की शहादत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ रहा है। अब ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के लिबान इलाके में सैन्य ठिकानों पर 30 रॉकेट दागे। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद से इसराइल को ईरान की ओर से हमला होने का खतरा है। अब हिजबुल्लाह ने इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए रॉकेट दागे गए। वह इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरे, इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ। वहीं हमले के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बात की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की मदद के लिए 2 जहाज और पनडुब्बी को तैनात करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को भी क्षेत्र में तैनाती तेज करने के लिए कहा गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस पर अमेरिका ने उसको रक्षा का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों ईरान में हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया की शहादत कर दी गई थी। वहीं उससे कुछ घंटे पहले ही बेरूत में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को भी ढेर कर दिया गया था। दोनों की मौत का आरोप इजराइल पर लगा। हानिया की तेहरान में शहादत से नाराज ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी स्ट्राइक पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि इजराइल पर ईरान हिजबुल्लाह की तरफ से जल्दी हमला किया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मन देशों को धमकी देते हुए कहा है कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।